पहले कौन है रेडी? इसमें से कौन रेडी है सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए? मैं रेडी। सर मेरा भी ले। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शिव कुमारी, आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया 2015 में, है ना? जी सर। 2015 में स्नातक करने के बाद आप अभी तक क्या कर रही हैं? सर मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स से मैंने नेट जेआरएफ किया और अभी मैं पीएचडी में हूँ। आप क्या कर रही हैं आप पीएचयू में? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं आप? अच्छा। जी सर। जब आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रही हैं, तो फिर आप पंचायत ऑडिटर बनने के लिए क्यों उत्सुक हैं? आपको तो कहीं और आगे ट्राई करना चाहिए था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और बेहतर करना चाहिए था, देश के विकास में और ज्यादा योगदान देना चाहिए था। आखिर क्या पर्पस है, जो बता सकती हैं आप? सर पीएचडी में रिसर्च वर्क कराया जाता है और मैंने रिसर्च के दौरान ये पाया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज सिस्टम है, उसका पार्ट बन के मैं इस फील्ड में जाकर रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। इसलिए मैंने ये पोस्ट को एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी देखा और इसमें अप्लाई किया। रूरल डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके बहुत सारे सहयोगी होते हैं। ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर होते हैं, बीपीआरओ होते हैं, ठीक है ना? पंचायत सेक्रेटरी जी सर। होते हैं। ऑडिटर का क्या काम है डेवलपमेंट में, कैसे जुड़ा हुआ है? सर ऑडिटर का काम फंड एलोकेशन को एग्जामिन करना है कि सही तरीके से उसका जो फंड है वो एलोकेट किया गया है कि नहीं, उसमें कोई जो लूप होल तो नहीं है, तो उसको एग्जामिन करना। और ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो रूरल है एरिया, उसमें फंड सही से एलोकेट होगा। अगर फंड ही नहीं एलोकेट होगा तो हम फिर रूरल डेवलपमेंट का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा वहाँ। ठीक है। अच्छा बताइए, आप तो जब इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही हैं, निश्चित रूप से आपकी योग्यता काफी, है ना, बेहतर है, मुझे जैसा लग रहा है। तो आपके ऑडिटिंग में अन्य लोगों की तुलना में क्या डिफरेंसेस होगा? किस प्रकार से लोग पाएंगे कि आपकी ऑडिटिंग, है ना, दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छा है? क्या करेंगे आप? सर एज ए इंडिविजुअल मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ज़्यादा समझने में बेहतर होंगी जो उनके लिए पॉलिसीज अपनाई गई हैं। तो मुझे ये पता रहेगा कि कौन सी पॉलिसीज किस चीज़ के लिए जो फंड एलोकेट हुआ है उसमें यूजफुल है, और मैं उसको ज़्यादा बेहतर से समझ पाऊंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाऊंगी। इस तरीके से मैं योगदान दे सकती हूँ। तो आप समझ पाएंगी ना, करेंगी कैसे ये बताइए। ऑडिटिंग में जो प्रोसेस होंगे या जो स्टेप्स आपके द्वारा लिए जाएंगे, तौर तरीके होंगे, उसमें क्या डिफरेंसेस होगा जिससे ज़्यादा बेहतर ऑडिटिंग होगा और लोकल बॉडी का फंड, है ना, सिक्योर होगा, सेफ रहेगा? सर मैं अपने जॉब के दायरे में रहते हुए जो मुझे ऑडिटिंग जो पॉलिसीज हैं, जो फंड एलोकेट हुआ उनको बेहतर तरीके से मैं ऑडिट कर पाऊंगी, उनको एग्जामिन कर पाऊंगी और उस बेहतर तरीके से मैं उसकी जांच कर पाऊंगी। एक चीज़ और बताइए, चूंकि आप इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी पढ़ाई आपने किया है, मैं कोई फैक्चुअल जी क्वेश्चन पे सर। नहीं जाना चाहता हूँ। अब ये बताइए कि जी सर। जैसे कोई देश चाहता है कि उसका विकास हो, मतलब डेवलप्ड हो, कोई भी कंट्री अगर डेवलप्ड श्रेणी में आना चाहता है, तो क्या सोचेगा? जो इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाले लोग कैसे प्लान करेंगे, क्या सोचेंगे, वो देश क्या चाहेगा? जी सर। सर कोई भी इकॉनमी किसी डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाने के लिए सबसे पहले उसका जो एलोकेशन है रिसोर्स का वो किस तरीके से करेगा ताकि मिनिमम वेस्ट हो और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो,
तो वो सबसे पहले इस तरीके से उसको रिसोर्स को लगाएगा, उस तरीके से वहाँ जैसे पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज है वो अपनाएगा, ताकि लोगों का मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेशन हो और लोगों का ज्यादा वेलफेयर हो। उस तरीके से जैसे रोड बनाना, जैसे स्कूल्स ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करना, तो इस तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करना। तो ये कुछ जब स्टेप्स हैं जो एक गवर्नमेंट। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बताइए, अगर प्रोडक्शन के बारे में सोचना हो तो एक देश के इकोनॉमिस्ट को क्या सोचना होगा? सर प्रोडक्शन के उसको मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी इस पे। सर प्रोडक्शन से तरीके से मुझे यही समझ आ रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका हो और मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट हो और मिनिमम वेस्टेज हो उस रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का इनपुट जो हम उस तरीके से लगाएं वहां पे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और मिनिमम वेस्ट वहां पे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए कि आपका जो पंचायती राज सिस्टम जो बनाया गया है, वहाँ पर ऑडिटिंग करेंगे जी आप, सर। तो इसे क्या विजन है? कुछ विजन होगा? आप समझ जी पा रही हैं इसको, तो आप बताइए। सर माफी चाहती हूँ, विजन किसका विजन? पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जी गई है, सर। और जो पंचायत में ऑडिटर बनने जा रही हैं, आखिर पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने के पीछे कुछ ना कुछ तो है ना, विजन होगा ही, दृष्टि होगी सरकार की। ठीक है, कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को बनाना है, क्या विजन है, क्या सोच है? सर जी सर। सर पंचायती राज बनाने का सबसे पहला विजन है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो। सो ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हो और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो। सो सबसे पहले ये रीजन होगा। फिर दूसरा है, जैसे मैंने कहा, रूरल डेवलपमेंट हो ज्यादा से ज्यादा, तो वहाँ के लोकल सेल्फ पार्टिसिपेशन हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो ज्यादा से ज्यादा। पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, रूरल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम है उनका, जो जो प्रॉब्लम्स हो उनका एक सोल्यूशन हो। तो इस वजह से पंचायती राज सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, शैलजा जी। यस सर। जी, जैसा मैं अभी मैंने सुना आपसे कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। जी मैम। हम्म। तो मुझे बताइए कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप की पॉलिसी अपनानी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैम इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम लोग को देखना चाहिए, जिसमें एक है कि कैपिटलिस्टिक व्यू है, एक है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। तो हम लोग को वैसी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे एक मैक्सिमम वेलफेयर की भी बात हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर भी हो, बट एट द सेम टाइम हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन पे भी ध्यान दें, ताकि हमारा एक ग्रोथ की तरफ जाए इकोनॉमी। ठीक है। अभी जैसे देख रही हो कि आप पंचायत के लिए आपने भरा है, पंचायत ऑडिटर के लिए, तो आप मुझे बता जी सकती हैं कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के काफी प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं। जैसे उनको अगर कोई महिला, जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला अगर रोजगार ढूंढना चाहती है और वो घर में ही कोई घरेलू होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है, उनको समझा जाता है कि वो सिर्फ घर संभाल सकती है। तो उनको लैक ऑफ क्रेडिट है वहाँ महिलाओं का, उनको रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम है। अ, तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं महिलाओं के साथ। क्या आपको इसके अलावा भी कुछ समस्याएं दिख रही हैं? जी मैम,
घरेलू हिंसा भी है उनका एक समस्या। और उनको एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मिल सके उनको पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये आपने समस्याएं बता दी है, कुछ इसका समाधान आप बता सकती हैं? जी जी मैम। जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए तो बिहार में पंचायती राज 2005 में लाया गया है। 50% बिहार ने रिजर्वेशन दिया हुआ है वुमेन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, वो डिसीजन मेकिंग में भी आगे आए, ताकि वो वहां जाके अपनी जो पॉलिसीज है उन पे बेहतर तरीके से काम सके, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सके। दूसरा मैम, जीविका जैसी संस्था है, तो वो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट देने में मदद करती है। इस तरीके से और भी छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से हमें जुड़ना चाहिए, ताकि उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके, उनको फिनेंशियल लिटरेसी उनको सिखाया जाए, डिजिटल से जुड़ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट ले पाए और रोजगार के साधन उपलब्ध करें, घर में ही कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप करे होम बेस्ड, और वहां से वो रोजगार के साधन पाए और इनकम उनसे जनरेट कर सके, और वो फिनेंशियली डिपेंडेंट हो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी हॉबी क्या है? मैं मेरी हॉबी टीचिंग है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करती हूँ फ्री टाइम में बच्चों को। अच्छा, फ्री टाइम में आप इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करती हैं, किस क्लास को? जी मैम। मैम 9 से 12 तक मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करती हूँ। 9 से 12 तक इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करती है, तो फिर अगर आपको पढ़ाने का मैं एक टॉपिक देती हूँ, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जी मैम। और क्लास 9 के बच्चों को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, एक लाइन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करती हूँ। टैरिफ बैरियर वैसा बैरियर है जिसमें हम अगर कोई दो कंट्रीज है और उनसे सामान गुड्स जो है अगर एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पे हम एक टैरिफ लगाते हैं, ताकि एक रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सके। और हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी कंट्री का इकोनॉमी, उससे अगर हम टैरिफ लगाते हैं इंपोर्ट पे, तो जैसे कस्टम ड्यूटीज, तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सके अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को, इस तरीके से टैरिफ लगा के, कि यहाँ के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो किसी तरीके से उनको उन नुकसान नहीं हो, और उनका भी एक जो प्रोटेक्शन क्रिएट हो काइंड ऑफ, और उस तरीके से हम टैरिफ लगाते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुनी होगी, जी मैम। इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया गया है क्लास का? इसमें मैम 5+3+3+4 ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है। और बस यही मुझे जानना है। ओके। तो आप इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे हैं? जी सर। आप फ्रेडरिक हायर और मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़े होंगे। सॉरी सर। फ्रेडरिक हायर और मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़े होंगे आप। सर मिल्टन फ्रीडमैन मैंने सुना है वर्ड। क्या है मिल्टन फ्रीडमैन, क्या बताए हैं इकोनॉमी को लेकर? सर मिल्टन फ्रीडमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि लॉन्ग रन में जो है, वो जो फिलिप्स कर्व है, जो कि ये बताता है कि उन्होंने, इनका पहले तो एक मॉनेटरिस्ट व्यू था, और उन्होंने बताया था कि लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि जो लॉन्ग रन है उसमें कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। तो उन्होंने बोला कि जो लोग हैं वो एक एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की तरफ देखते हैं, मतलब कि जो अपने ही पास्ट एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, और इस तरीके से जो लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तो इनका जो मोनेस्ट्रिस्ट जो व्यू है, ये इस प्रकार का व्यू उन्होंने क्यों लिया? क्या उस समय का ऐसा क्या सिचुएशन था जो एक ऐसा एक नया दृष्टिकोण दिया लेकर?
सर फ्रिडमैन ने बोला कि अगर इकोनॉमी में अगर प्राइस लेवल चेंज होती है तो उससे मनी सप्लाई पे इफेक्ट होएगा। तो वो पहला इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने इस पे बात की थी। पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने किन्सियन थ्योरी की तरफ उनका था, जिनका एग्रीगेट डिमांड पे ज्यादा फोकस था, कि डिमांड साइड को वो ज्यादा देखते थे। बट मॉनेटरिस्ट जब आए तो उन्होंने मॉनेटरिस्ट व्यू दिया। तो उन्होंने बोला कि जब प्राइस लेवल में कुछ भी चेंज होगा इकोनॉमी में तो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे मनी सप्लाई पे। ठीक है। मुझे आप ये समझाइए कि आप जब भारत की भूगोल को देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भूगोल एक विस्तृत भूगोल है। भारत जी में कई राज्यों हैं और राज्यों के बीच जनसंख्या वेरी कर रहा है, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग है। इसमें यदि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखेंगे तो जो नॉर्थ का स्टेट है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, और साउथ का जो स्टेट है और उसके पास अब ओल्ड एज जनसंख्या बढ़ रहा है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे देश में एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड से समस्याएं तो पैदा हो सकती है अगर उनको स्किल नहीं किया जाए, उनको अगर रोजगार नहीं दिया जाए, क्योंकि वो हमारी यूथ पॉपुलेशन है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर उनको हम बेहतर तरीके से स्किल देके एक मैन पावर, एक ह्यूमन स्किल में क्रिएट कर दें तो वो एक कैपिटल बन जाएगा एक किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। तो उसको फिर हम अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। बट अगर हम उनको अनस्किल्ड छोड़ दें तो वो काइंड ऑफ ओवर पॉपुलेशन की तरह से देखा जाएगा, जो कि एक लाइबिलिटी हो जाएगा इकोनॉमी पे। तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जो देश जी। का जो एक विस्तृत भूगोल है उसमें नॉर्थ इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है, लेकिन साउथ इंडिया के पास अब ओल्ड एज जनसंख्या बढ़ रहा है। तो क्या इसे नॉर्थ इंडिया जी और साउथ इंडिया के बीच में किसी प्रकार का सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकता है? सॉरी सर, मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा और दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर ने लिखा है कि भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गई है, और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। ठीक है। लेकिन क्या भारत इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की लाभ ले पाएगा? क्या भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का है जो अपनी जनसंख्याओं का एक यूटिलाइज कर पाएगा? क्या लग रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल ले पाएगा भारत। हम अभी इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स और स्किल इंडिया डेवलपमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव लिए हैं, जिसकी वजह से जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को एज अ अपने इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक इनपुट की तरह देख सकते हैं, एक कैपिटल की तरह बना सकते हैं उसको स्किल करके, उस लेबर फोर्स को। तो बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि कर पाऊंगा। ठीक है। अभी लॉ मिनिस्टर माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने संसद में बताया कि लगभग 5 करोड़ केसेज न्यायपालिका के सामने पेंडिंग। 5 करोड़ एक बड़ी जनसंख्या है। हमें लगता है कि एक केस पर कम से कम 4-5 परिवार उससे इंगेज होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देश का लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो केस में इंगेज है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? सर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं एक बार फिर से चाहती हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट मैं करें। ये कह रहा हूँ कि लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि देश के न्यायपालिका के सामने 5 करोड़ केस पेंडिंग में है। जी मतलब सर। मामला लंबित है। 5 करोड़ केस का मतलब है, हमें लगता है कि एक केस में कम से कम 4-5 परिवार उसमें इंगेज होगा। इस जी हिसाब से सर। लगभग 20 करोड़ के आसपास हो जाता है संख्या। तो 20 करोड़ की संख्या यदि देश में केस को लेकर अगर आप उसमें मतलब कि बिजी रहे तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी क्या समाधान होगा? जी सर। सर इसमें जुडिशरी को ज्यादा से ज्यादा जो पेंडिंग केसेस है उस पे फ्री, जो उनको जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ जो है एक मैकेनिज्म आना चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी उनके केसेस को सुना जाए।
हाँ, तो क्या मैकेनिज्म आएगा वही आपसे हम पूछ रहे हैं, आप सजेस्ट कीजिए क्या क्या जी करना सर, चाहिए। जी सर, सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर। अच्छा हाँ खुशबू, आप ये जी बताइए कि सर। आप गांव से आती हैं या शहर से? सर मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करती हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, मतलब आपने गांव देखा है, गांव के बारे में जानती हैं, जी सर, देखा। और इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी कर रही हैं, तो आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या क्या होती हैं आज के दौर में, पॉइंट में बताना। जी सर। सर ग्रामीण क्षेत्र में पहले तो है सफाई की समस्या होती है, और स्कूल्स की जो हालत है वो भी अच्छी नहीं है। तो दूसरा है कि स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से क्रिएट नहीं है जगह जगह पर। सफाई की आज भी प्रॉब्लम है। और सर अभी मैं इतना ही रिकॉर्ड। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास, है ना, ग्रामीण विकास हो सकता है? कृषि विकास ही ग्रामीण विकास है, ऐसा आप मान सकती हैं? सर कृषि ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के साथ उद्योग और अदर जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ अगर कृषि का विकास हो, एक साथ में पैरेलल विकास हो, तो ज्यादा से ज्यादा हम डेवलप्ड और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, चीज और बताइए कि जब आपके पास कुछ लीजर समय होता है, खाली समय होता है, तो क्या करना पसंद करती हैं आप? सर मैं एक तो बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ, और मैं सिंगिंग में बॉलीवुड सॉन्ग अपने में गुनगुना लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक चीज और बताइए कि मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और किसी अच्छे पद पे आप ली जाती हैं, तो आप मतलब आपका जब विकास होगा तो आप क्या बनना चाहेंगी? मतलब जब आपका डेवलपमेंट होगा और ज्यादा ग्रो करेंगी आप, तो क्या बनना चाहेंगी? सर अगर इंडिविजुअली इस पे ये है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहूंगी, और अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहूंगी, ज्यादा मॉडेस्ट बनना चाहूंगी विथ एज, और लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा इम्पैथी के साथ सुनना चाहूंगी, कि मैं लोगों की समस्याएं इम्पैथेटिकली उसको समझ सकूं और उनकी प्रॉब्लम्स को। ओके, वेरी नाइस। का इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू अच्छा, सर। थैंक यू मैम। अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, और अच्छे से जवाब दे रही हैं, है ना। और ऑडिटिंग वाले में देखना है, और ग्रामीण विकास, ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, ये मेरा पूछने का पर्पस है कि इकोनॉमिक्स से पीएचडी के स्टूडेंट से पूछा जा रहा था, तो बेसिकली, है ना, इकोनॉमी वाले पर पहले फोकस करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जानना क्या चाहता है, या जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बाकी सब बहुत जी अच्छा सर। था। सर माफी चाहती हूँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। सर मैं एक डिलेमा में हूँ कि मैं इंटरव्यू बोर्ड को बताऊं कि नहीं पीएचडी से मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। क्या ये मतलब जैसे आपने मुझसे स्टार्टिंग में ही ये सवाल पूछा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो बोर्ड भी मुझसे पूछेगा कि आप लेक्चरर क्यों नहीं बनी या आगे प्रोफेसर। तो निश्चित मैं निश्चित रूप पूछना से, चाहती हूँ कि। निश्चित रूप से पूछा जाएगा ये चीज। ये वहां आना तो जी बात सर। कर लेना, ठीक है ना। पेन नोट करके जी रखो, सर। बात कर लेना। ठीक है। और बाकी आप लोग बताइए, शैलजा जी या रिमोहन कुछ बताना चाहते हैं खुशबू को? जी सर। जब मैंने आपसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है हम्म। ग्रामीण क्षेत्रों में वुमेन्स को लेकर, तो जी। आपने क्रेडिट इन सब की बात कही। मैंने जब सोल्यूशन कहा तो आपने ये भी बता दिया कि ये सब ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जब आप इस टाइप के किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो मैं चाहती हूँ कि आप लिटरेसी से शुरू करें, क्योंकि बाल अवस्था में सबसे पहले क्या है, एजुकेशन चाहिए। इसके तरह आप पॉइंट वाइज एक सिस्टमेटिकली आंसर देंगी तो आपका बहुत अच्छा आंसर होगा। बाकी आपका सर ने जैसा बताया है कि आपका अच्छा है।
जी, थैंक यू।